हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली। आज का अपना टॉपिक है स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल चेंजेस इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में अनेक संरचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन किए गए। देश में हम सभी जानते हैं कि नियोजित विकास की प्रणाली को अपनाया गया। इसी संदर्भ में भारत सरकार और RBI ने बैंकिंग व्यवस्था के सुदृढ़ और संतुलित विकास के लिए अनेक प्रयत्न किए, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के करेक्शन किए गए, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए गए बैंकिंग व्यवस्था में। और जनसाधारण का बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि जनसाधारण का बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास उत्पन्न करना आवश्यक था, ताकि लोग व्यक्ति अपनी जमाओं को बैंकों में रख सके, अपनी वस्तुओं को जमाओं के रूप में बैंकों के पास रख सके और देश के समग्र आर्थिक विकास में इस वित्तीय संसाधन का उपयोग किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, साथ ही देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए बैंकिंग संस्थाओं की संरचना में कुछ आवश्यक परिवर्तन किए गए। ये क्या परिवर्तन थे जो हम आज यहाँ पर देखते हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में जो संरचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन किए गए, उसी कड़ी में सबसे पहला परिवर्तन है रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, RBI की स्थापना अप्रैल 1935 में की गई थी, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व। स्वतंत्रता हमने प्राप्त की थी 1947 में, 1947 में। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में तीव्र गति से आर्थिक विकास की आवश्यकता को महसूस किया गया। इसी कड़ी में ये महसूस किया जाने लगा कि यदि आर्थिक विकास की योजनाओं का समुचित रूप से क्रियान्वयन करना है, देश का समुचित रूप से आर्थिक विकास करना है, तो RBI का राष्ट्रीयकरण किया जाना आवश्यक है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब ध्यान दीजिए, RBI का जब से राष्ट्रीयकरण हुआ है, एक राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में RBI देश के आर्थिक विकास में समुचित रूप से अपना योगदान प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीयकरण से के अंतर्गत जो संस्था है वो सरकार के आधिपत्य में होती है और सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी कार्य करना, जनता के कल्याण के लिए कार्य करना। तो इस प्रकार से राष्ट्रीयकरण के पश्चात RBI ने बहुत ही अच्छे प्रकार से अपने कार्यों का संपादन किया है, अपने दायित्वों का निर्वाह किया है। नेक्स्ट जो परिवर्तन है वो है बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949। देखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो देश में व्यापारिक बैंकों की स्थापना, संगठन और उनकी क्रियाओं के नियंत्रण और नियमन के लिए कोई अलग से विधान नहीं बना हुआ था, कोई अलग से कानून नहीं लागू था। तो इस प्रकार के विधान और कानून के अभाव में बैंकिंग व्यवस्था में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो गए थे और इन दोषों को दूर करने के लिए ही भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम पारित किया गया 1949 में। इस अधिनियम के अंतर्गत जो बैंकों के लिए सभी प्रकार के नियम और नीतियां निर्धारित करने का सारा जो अधिकार है वो RBI को दे दिया गया। अब इस प्रकार से RBI देश की बैंकिंग व्यवस्था के शीर्ष नेतृत्व के रूप में स्थापित हुआ और इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नियम और नीतियां विभिन्न बैंकों के लिए बनाई गई, ताकि देश की बैंकिंग संस्थाओं के लिए एक ही प्रकार की नीति और नियम संपादित किए जा सके। बैंक दरों में परिवर्तन ना हो, बहुत ज़्यादा सभी बैंकों में बैंक दरें समान बनी रहे, एक सी बैंक दरें लागू हो। तो इस प्रकार से बैंकिंग नियमन अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक की शक्तियों को और भी अधिक विस्तृत किया गया। इस प्रकार से देश में बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 पारित किया गया। इसी कड़ी में विकास बैंकों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट बैंक,
देखिए, देश में औद्योगिक वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक प्रकार के विकास बैंकों की स्थापना की गई और इन्हें सावधि ऋणदात्री संस्थाएं कहा जाने लगा। अब ऐसी प्रमुख संस्थाएं जो थी, चूँकि देश में औद्योगिक विकास करना आवश्यक हो गया था स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता संग्राम में हमारे उद्योगों का विशेष रूप से पतन हुआ था। देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गई थी, चरमरा गई थी। उसी चरमराई हुई अर्थव्यवस्था को पुनः सुनियोजित ढंग से स्थापित करने के लिए उद्योगों का निर्माण करना, उद्योगों का विकास करना अनिवार्य हो गया था। तो इसी कड़ी में विकास बैंकों की स्थापना की गई। सरकार द्वारा उद्योगों को वित्त उपलब्ध करवाने के लिए विकास बैंकों की स्थापना की गई, जिसमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आदि मुख्य रूप से ऐसी संस्थाएं हैं जो उद्योगों को मध्यम और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने के लिए स्थापित की गई। इन संस्थाओं की स्थापना के फलस्वरूप भारतीय बैंकिंग के विकास के इतिहास में एक नवीन अध्याय की स्थापना हुई, नवीन अध्याय का श्री गणेश हुआ। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता के पश्चात विकास बैंकों की स्थापना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में मील का पत्थर साबित हुआ। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकिंग विकास, बैंकिंग डेवलपमेंट इन पब्लिक सेक्टर। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के जो सुझाव हमें जो देश में सरकार को प्राप्त हुए थे, उसके आधार पर इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उसके स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई। देश में सार्वजनिक क्षेत्र में जो स्थापित किया गया था बैंक, उसमें ये पहला बैंक था सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना जिस बैंक की गई थी, यानी कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र में SBI प्रथम बैंक है। इस बैंक की स्थापना का मुख्य लक्ष्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना, कृषि और लघु उद्योगों को सुविधाजनक शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करना। साथ ही रिजर्व बैंक की मौद्रिक और साख नीति के क्रियान्वयन में विशेष सहयोग प्रदान करने में भी इस बैंक की भूमिका को विशेष रूप से निर्धारित किया गया। इस प्रकार से 1959 में 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट आदि विभिन्न प्रकार के भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों की स्थापना की गई। 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का एकीकरण कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, दोनों बैंकों को मिलाकर एक कर दिया गया। तो इस प्रकार से अब स्टेट बैंक के सहायक बैंकों की कुल संख्या देश में 7 है, 7 रह गई, 7 यानी कि 7। तो इस प्रकार से ये सभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकिंग क्रियाओं का संपादन करने के लिए मुख्य रूप से स्थापित किए गए। नेक्स्ट जो कार्य किया गया उसमें है बैंकों का एकीकरण, अमलगमेशन ऑफ बैंक। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारे देश में बहुत सारे छोटे छोटे बैंक कार्यरत थे। इनकी कार्यप्रणाली भी संतोषप्रद नहीं थी और इनका स्वामित्व भी संतोषप्रद नहीं था। निजी क्षेत्र में ये बैंक मुख्य रूप से कार्यरत थे। तो इस प्रकार से ये बैंक आपस में ही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से ग्रस्त थे। तो ऐसी स्थिति में देश के विकास पर विपरीत असर पड़ रहा था। विकास के लिए ये अनुकूल सिस्टम नहीं था। इस स्थिति से निपटने के लिए RBI ने छोटे बैंकों के एकीकरण और विलीनीकरण के लिए कार्य किया और इस कड़ी में 1950 से देश में बैंकों के एकीकरण और विलीनीकरण का युग प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में पश्चिमी बंगाल में कार्यरत 4 बैंक, 1950 में पश्चिमी बंगाल में कार्यरत 4 बैंक, बैंकिंग कॉरपोरेशन, यूनियन बैंक, हुगली बैंक तथा दी बंगाल सेंट्रल बैंक का विलीनीकरण करके एक नए बैंक की स्थापना की गई, दी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसी प्रकार मार्च 1951 में भारत बैंक का विलीनीकरण पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। तो इस प्रकार से
1959 में 8 भूतपूर्व रियासती बैंकों की जो विलीनीकरण की स्थापना के कार्य किया गया है, विलीनीकरण का कार्य किया गया, वो सभी भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक के रूप में कार्यरत हैं प्रेजेंट में। तो इस प्रकार से आरबीआई ने विभिन्न प्रकार से योजना बनाकर विभिन्न बैंकों के एकीकरण और विलीनीकरण का कार्य संपादित किया। नेक्स्ट है जीवन बीमा निगम की स्थापना। देखिए, हमारे देश में जब लक्ष्मी एंड प्लाई सेंट्रल बैंक असफल हो गया, उसके पश्चात उसकी असफलता को दूर करने के लिए या उसकी असफलता के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए भारत सरकार के सहयोग से आरबीआई ने जीवन बीमा योजना निगम की स्थापना की। इस निगम को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है बैंकों के असफल हो जाने की स्थिति में जमाकर्ताओं को आर्थिक क्षति के प्रति सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट जो कार्य किया गया उसमें है बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की योजना, सोशल कंट्रोल स्कीम एंड बैंक्स। 1968 में बैंकिंग व्यवस्था में व्याप्त दोषों और कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की योजना लागू की। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में बैंकिंग संस्थाओं द्वारा सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण से प्रेरित नीतियों को क्रियान्वित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इस प्रकार से सामाजिक नियंत्रण की योजना में देश में समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई। सामाजिक कल्याण और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई और उन्हें कुशलतापूर्वक संचालित करने का कार्य इसके अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है बैंकिंग कमीशन की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकिंग कमीशन। देखिए, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण योजना लागू करते समय देश की बैंकिंग व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए या उसके बैंकिंग व्यवस्था के लिए उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करने के लिए बैंकिंग कमीशन की नियुक्ति की गई। 20 जनवरी 1969 20 जनवरी 1969 में बैंकिंग कमीशन की नियुक्ति कर दी गई और इस कमीशन ने विस्तृत प्रतिवेदन फरवरी 1972 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से एक बैंकिंग कमीशन की नियुक्ति की गई जो विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में अपने सुझाव प्रदान करता है। नेक्स्ट इसी कड़ी में अगला कार्य किया गया प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर बैंक्स। बैंकों पर जो बैंक थे हमारे देश में उनमें सामाजिक नियंत्रण योजना और उचित बैंकिंग व्यवस्था में उचित सुधार लाने के लिए साथ ही देश में सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 19 जुलाई 1969 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश पारित करके सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिसकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक नियंत्रण योजनाएं लागू करना, कुशलतापूर्वक देश की बैंकिंग व्यवस्था में उचित सुधार लाना और साथ ही सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजनाओं को उचित प्रकार से क्रियान्वित करना इसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीयकरण के पीछे। तो इस प्रकार से बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसके अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट देखिए आंचलिक ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। देश का जो हमारा बहुत बड़ा एरिया है ग्रामीण क्षेत्र में आता है, तो देश में 2 अक्टूबर 1975 को एक आंचलिक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। इन बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं और साख सुविधाओं का विस्तार करना था ताकि हमारे जो किसान भाई हैं उनको आसानी से वित्तीय सुविधाएं प्राप्त हो सके, संस्थागत वित्तीय साधन वो अपना सके परंपरागत साधनों में को छोड़कर। देखिए हमारे किसान भाई अभी तक परंपरागत वित्तीय साधनों को अपनाते आए थे इन बैंकों की स्थापना से पूर्व तक, जिनमें साहूकार और महाजन से ऋण लेना, जमींदारों से ऋण लेना। तो इस प्रकार से उनका शोषण बहुत अधिक मात्रा में होने लगा था। इस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए साथ ही संस्थागत वित्तीय साधन से उन्हें अवगत कराने के लिए 2 अक्टूबर 1975 को देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। ये देश के बैंकिंग विकास में एक नवीन अध्याय का सूत्रपात था। नेक्स्ट देखिए आप 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ 6 मेजर बैंक।
15 अप्रैल 1980 को देश में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमाएं 200 करोड़ या उससे अधिक थी। इस राष्ट्रीयकरण के परिणाम स्वरूप देश में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग व्यवस्था में बहुत अधिक विस्तार हुआ और बैंकिंग व्यवस्था को एक नई दिशा प्राप्त हुई। इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश में राष्ट्रीय गतिविधियों का विकास हुआ, लोगों की जमाओं में वृद्धि हुई, बैंकिंग व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास उत्पन्न हुआ और देश में जमाओं की मात्रा में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था को एक नई दिशा मिली और देश में बैंकिंग व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की तरफ ये एक महत्वपूर्ण कदम सरकार का रहा। तो इस प्रकार से ये सारे कार्य देश में स्वतंत्रता के पश्चात बैंकिंग क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए, ताकि देश में बैंकिंग व्यवस्था का तीव्र गति से सुदृढ़ता पूर्वक विकास किया जा सके। इसी के साथ अपना आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। घर से अनिवार्य रूप से मास्क पहन के निकलें और अनिवार्य रूप से ऑनलाइन टीचिंग से जुड़े रहें।